सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं द टैक्स कलेक्टर के बारे में। ये कहानी है एक गैंगस्टर की जिसकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, मगर कुछ समय के बाद उसका एक दुश्मन वापस आता है जिसे अपना हिस्सा चाहिए। तब उस गैंगस्टर के साथ साथ उसके परिवार की भी जिंदगी खतरे में आ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक पति पत्नी को देखते हैं। पति का नाम है डेविड और पत्नी का नाम है एलेक्सिस। एलेक्सिस अचानक से उठ गई है। वो कहती है कि उसने एक बुरा सपना देखा। सपने में उसके दोनों बच्चे मारे गए। इस चीज को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा चिंतित है। तब डेविड उसे समझाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये बस एक सपना है। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं। तभी इनकी बेटी आती है कमरे के अंदर और इन दोनों को कहती है कि आप लोगों को जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि आज का दिन बहुत ही खास है। फिर ये सारे लोग बैठ जाते हैं खाने की मेज पे। यहाँ पर हमें पता लगता है कि आज डेविड की भतीजी का जन्मदिन है। आज वो 15 साल की हो रही है। सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि वो बचपन में कैसी थी और वक्त के साथ धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर और उसके दिमाग के अंदर क्या बदलाव आए हैं। सबके साथ खाना खाने के बाद डेविड निकल पड़ता है यहाँ से और जाकर के मिलता है अपनी कजिन से जिसका नाम है लूपे। वो लूपे से बात करके कहता है कि मैं तुम्हें काम देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो, मगर तुम्हें भी पता है कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हें पार्टियों का शौक है, वो भी ग्रैंड। तुम जितना भी कमाती हो सारे पैसों को पार्टियों में उड़ा देती हो। तब लूप उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी जिंदगी के बारे में बात करो। लूप का बर्ताव ऐसा ही होता है किसी के भी साथ। वो किसी से भी ठीक से बात नहीं करती। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक और आदमी आता है जिसका नाम है क्रीपर। क्रीपर डेविड का बेस्ट फ्रेंड है और उसके साथ साथ वो उसका बिजनेस पार्टनर भी है। ये दोनों एक साथ ही मिलकर के काम करते हैं। यहाँ पर हमें पता लगता है इनके काम के बारे में। ये दोनों शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर है। इनके मर्जी के बगैर यहाँ पर पत्ता भी नहीं हिलता। इनके अलावा भी शहर में गैंगस्टर्स हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, मगर जितना भी उनका मुनाफा होता है उन्हें उसका 30% इन्हें देना पड़ता है। अगर किसी भी गैंगस्टर ने ऐसा नहीं किया तब ये लोग उसे मौत के घाट उतार देते हैं। आज भी इनकी तैयारी है कि ये सारे लोगों से जा करके पैसे ले। ये लोग अपनी बंदूकें रखने लगते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक और गैंगस्टर आता है जिसका नाम है विक्टर। विक्टर बहुत परेशान है। वो डेविड की तरफ देखता है और उसे उसका टैक्स दे देता है। फिर कहता है कि मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं और इस चीज को सिर्फ और सिर्फ तुम ही ठीक कर सकते हो। शायद इसी चीज के लिए हम तुम्हें पे करते हैं। विक्टर अपने आप में एक बड़ा गैंगस्टर है, मगर उसकी हालत को देख करके ऐसा लग रहा है कि डेविड और क्रीपर के सामने उसकी आवाज तक नहीं निकल रही। ये दोनों उस पर हंसते हैं और डेविड कहता है कि मैं देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये लोग निकल पड़ते हैं लुई नाम के आदमी से मिलने के लिए। लुई डेविड का बॉस है, लेकिन लुई इनका पहले बॉस नहीं हुआ करता था। वो बस डेविड का अंकल है। उसे टेम्पररी बैठाया गया है सीट पे। इनका असली बॉस है विजर्ड, जो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था, पर थोड़े समय के बाद उसे जेल में डाल दिया गया। मगर जेल के अंदर जाने के बाद भी अपने बिजनेस को बंद नहीं कर रहा। उसने अपनी जगह पे लुई को बैठा दिया है और विजर्ड के सबसे भरोसेमंद 2 लोग हैं, डेविड और क्रीपर, जिन्हें वो जेल से इंस्ट्रक्शन देता है और इसकी की हुई सारी बातों को ये लोग फॉलो करते हैं। थोड़ी देर के बाद डेविड पहुंचता है लुई के पास और उससे पूछने लगता है कि आखिर बाकी लोगों ने टैक्स कैसे दिया है और कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं दिया। सारी बातें पूछने के बाद ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं। गाड़ी में हम डेविड और क्रीपर को बात करते हुए देखते हैं। बार बार डेविड बात करता है अपने परिवार के बारे में और क्रीपर को कहता है कि जिस उम्र में तुम हो तुम्हारा भी एक परिवार होना चाहिए। क्रीपर अभी तक सिंगल है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही वो किसी से प्यार करता है। उसके दिमाग में दूर दूर तक ये ख्याल नहीं है कि वो किसी दिन अपना परिवार बनाएगा। डेविड उसे बार बार समझाता है कि तुम्हें इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए और परिवार बनाने के बारे में सोचना चाहिए, मगर क्रीपर हर बार मना कर देता है। डेविड हर बार कुछ लड़कियों की तस्वीरें भी लेकर के आता है दिखाने के लिए क्रीपर को, ताकि उसे कोई लड़की पसंद आए और वो शादी कर ले, मगर क्रीपर का जवाब हमेशा एक ही होता है। यहाँ से निकल करके ये लोग फिर से पहुँचते हैं कुछ और गैंगस्टर्स के पास। जहाँ भी ये लोग अंदर घुसते हैं, इन्हें देखते ही गैंगस्टर की सिट्टी बिट्टी बंद हो जाती है। वो सिर्फ इनकी बातों को सुनते हैं और धीरे धीरे करके पैसे देने लगते हैं। जितना भी उन लोगों ने कमाया है उसका 30%। यहाँ पर आने के बाद डेविड बात करता है गैंगस्टर से और कहता है कि विक्टर को तंग करना बंद करो, वो हमारा क्लाइंट है, वो हमें भी पैसे देता है। अगर अगली बार तुमने नियमों का उल्लंघन किया और विक्टर को डराया तब मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। इस बात को सुनने के बाद दूसरा व्यक्ति कहता है कि मैं अब कभी विक्टर को तंग नहीं करूंगा। फिर ये लोग निकल पड़ते हैं एक और गैंगस्टर के हेडक्वार्टर पे। यहाँ आते ही डेविड की नजर पड़ती है एक आदमी पे जिसका नाम है ब्लड। ब्लड को ये लोग बड़ी ही बेरहमी से टॉर्चर कर रहे हैं। जब डेविड पूछता है कि ऐसा क्यों है, तब वो गैंगस्टर कहता है क्योंकि इस आदमी ने हमाकत की है। ये सो रहा था मेरी गर्लफ्रेंड के साथ, अब मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब डेविड उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो 2 गैंग्स के बीच लड़ाई हो जाएगी और ये लड़ाई बढ़ करके पूरे शहर में फैल सकती है। तुम्हारी जो पर्सनल लड़ाई है उसे गैंग की लड़ाई मत बनाओ, अभी के अभी छोड़ो इस आदमी को। तब वो आदमी मान जाता है। डेविड सीधा ब्लड को लेकर के पहुंचता है उसके बॉस बोन के पास और उसे कहता है कि तुम्हारे आदमी के साथ जो कुछ भी हुआ वो पर्सनल था, प्रोफेशनल नहीं था, तो ये चीज गैंग की लड़ाई नहीं बननी चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद बोन कहता है कि इसीलिए तो तुम लोग इतने खास हो, तुम्हें हर चीज पता है कि क्या कैसे करना चाहिए। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि गैंग की लड़ाई छिड़े। अगर ऐसा हुआ तो सैकड़ों लोग मारे जाएंगे और सबका धंधा
मंदा मंदा हो जाएगा। तुमने जिस तरीके से इस चीज को संभाला है मैं इसकी तारीफ करता हूँ और मुझे खुशी होगी तुम्हें टैक्स देने में। ऐसे ही बढ़िया काम करते रहो ताकि शहर में शांति बनी रहे। इन बातों को सुनने के बाद ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं एक और आदमी के पास जो अपनी कपड़े की छोटी सी दुकान चलाता है, मगर ये दुकान सिर्फ एक दिखावा है। दुकान की आड़ में ये आदमी भी इलीगल काम करता है। जब ये दोनों उसके सामने पहुंचते हैं तब वो चुपचाप पैसों को निकाल करके रख देता है उनके सामने। जब डेविड पैसों को गिन रहा होता है तभी आदमी कमेंट कर देता है क्रीपर पे। क्रीपर थोड़ा सरफिरा आदमी है, बहुत ही जल्दी उसका दिमाग गर्म हो जाता है। मजाक को सुनने के बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता और सीधा बंदूक निकाल करके तान देता है इस आदमी पे। तब डेविड उसे शांत करवाता है और कहता है कि इतनी जल्दी किसी को नहीं मारा जाता, इसे माफ कर दो। क्रीपर को लेकर के वो जैसे ही निकलता है गाड़ी में उसके पास एलेक्सिस कॉल करती है और कहती है कि अभी हम लोग एक दुकान में हैं, मैं तुम्हारी भतीजी के लिए कपड़े ले रही हूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे आना पड़ेगा। इन बातों को सुनने के बाद डेविड कहता है कि आखिर क्या हुआ। वो समझ जाता है कि दुकान में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तब एलेक्सिस बताती है कि दुकान का मालिक बहुत ही बदतमीज है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि हम कौन है। जो ड्रेस तुम्हारी भतीजी को पसंद आया है वो उसे नहीं बेच रहा, इसलिए वो उदास हो गई है, उसे उसी ड्रेस को पहनना है अपने बर्थडे पे। इन बातों को सुनने के बाद डेविड सीधा पहुंच जाता है दुकान में। उसे देखने के बाद हालत खराब होने लगती है दुकान के मालिक की, मगर फिर भी डेविड नहीं रुकता। वो उसे उस तरीके से डराता है कि आगे से वो किसी भी लड़की के साथ बदतमीजी ना करे। दुकानदार को डराने के बाद ये लोग फिर से निकल पड़ते हैं अपने काम पे और एक एक करके बाकी भी पैसों की वसूली कर लेते हैं। घर आने के बाद जब डेविड सारे पैसों को गिनता है तब वो देखता है कि $20,000 कम है। वो एक एक आदमी को याद करने लगता है कि किसने कितने पैसे दिए थे। तब उसे याद आता है कि आज का कुछ कलेक्शन विक्टर लेकर के आया था, यानी उसी ने पैसों को चुराया है। डेविड आग बबूला होते जा रहा है। जैसे ही एलेक्सिस का ध्यान डेविड पे आता है वो उसे शांत करवाती है, मगर यहाँ से निकलते ही डेविड कॉल करता है क्रीपर को। ये लोग सीधा पहुंचते हैं विक्टर के घर पे और जाते ही उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। डेविड कहता है कि आज मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। विक्टर को भी एहसास होता है कि काम बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। डेविड और क्रीपर कभी किसी को माफ नहीं करते। तब वो अपनी पत्नी को बताता है कि आखिर उसने पैसे कहाँ छुपा करके रखे हैं। उसकी पत्नी पैसे ला करके इन्हें दे देती है, मगर विक्टर जानता है कि पैसे देने से भी अब ये मामला नहीं सुलझने वाला। तब वो सच्चाई बताता है डेविड को कि उसकी बेटी को ल्यूकीमिया है, वो भी लास्ट स्टेज, और उसके इलाज के लिए उसे पैसे चाहिए थे, वो भी बहुत ही ज्यादा, वरना उसकी बेटी मर जाएगी। डेविड को भरोसा दिलाने के लिए वो तस्वीरें भी दिखाता है। तस्वीरें दिखाने के बाद अब डेविड को सारी बातें समझ में आ रही है, क्योंकि वो भी एक पिता है। वो इस बारे में थोड़ी देर सोचता है, फिर विक्टर को पैसे वापस दे देता है। उसे समझाता है कि इन सारे पैसों से अपनी बेटी का इलाज करना और ध्यान रखना कि वो किसी भी तरीके से ठीक होनी चाहिए। इतना कह के ये लोग निकलने लगते हैं। तभी रास्ते में लुई का फोन आता है इनके पास। लुई एक एड्रेस देता है जो एड्रेस है वेनम नाम के आदमी का, और इन्हें कहता है कि उससे तुम लोगों को $2 लाख लेने हैं। ये दोनों पहुंच जाते हैं वेनम के एड्रेस पे। बाहर जाते ही इन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम है गाटा। गाटा लेकर के जाती है इन्हें अंदर। इन्हें देखने के बाद वेनम $2 लाख को रख देता है टेबल पे। डेविड इशारा करता है क्रीपर की तरफ कि वो पैसों को उठाए। क्रीपर जैसे ही पैसे उठाने जाता है वेनम उसे रोक देता है और कहता है कि ये पैसे टैक्स के हैं, मगर ये पैसे तुम लोगों को नहीं मिलेंगे। तब इन दोनों को समझ में नहीं आता है कि वो क्या बक रहा है। तभी यहाँ पर एक और गैंगस्टर आता है जिसका नाम है कोनेहो, और वेनम कहता है कि मैं टैक्स तो दूंगा, लेकिन अब से सारा का सारा टैक्स सीधा जाने वाला है कोनेहो के पास। कोनेहो आकर के कुर्सी पे बैठता है और कहता है कि अब तुम लोगों का समय खत्म हो चुका है। अब पश्चिम की तरफ तुम लोग कभी आंख उठा करके भी नहीं देखोगे। यहाँ पर जितने भी गैंगस्टर्स हैं उन सब का बॉस अब मैं हूँ। उन सब की देखभाल भी मैं करूंगा और उनसे टैक्स भी मैं लूंगा। डेविड जानता है कि क्रीपर का दिमाग बहुत ही ज्यादा खराब है, वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो एक एक करके सबको मारने लगेगा। मगर उसे ये बात भी पता है कि अभी वो लोग दुश्मनों के इलाके में हैं। ये सिर्फ 2 हैं और इनके सामने ये 50 से ज्यादा, कभी भी ये लोग जिंदा नहीं बच पाएंगे। इसीलिए डेविड बिल्कुल शांत रहता है, वो इनसे झगड़ा नहीं करता और क्रीपर की तरफ इशारा करता है कि वो यहाँ से बाहर जाए। धीरे धीरे वो क्रीपर को लेकर के निकल जाता है। रास्ते में हम देखते हैं कि क्रीपर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और डेविड को कहता है कि मैं उस समय को याद करता हूँ जब हम हर रोज लोगों को मारते थे और उन्हें उनकी औकात दिखा देते थे, तभी जाकर के लोगों के बीच हमारा दबदबा फैला। लेकिन आज मुझे लगता है कि हमारा दबदबा अब खत्म हो रहा है, इसीलिए दूसरा आदमी आकर के बैठ गया हमारे सामने, हमें उसे वहीं पर मार देना चाहिए था। डेविड कहता है कि पागल मत बनो, हम उसे मारेंगे, लेकिन एक प्रॉपर प्लान के तहत। अगर हमने वहाँ पर कुछ भी किया होता तब हमारी जान खतरे में आ जाती। मुझे बस थोड़ा समय दो, मैं स्ट्रेटेजी बनाता हूँ। अब ये लोग सीधा पहुँचते हैं लुई के पास और उसे पूरी बात बताते हैं। लुई कहता है कि कोनेहो सच में खतरनाक है, पश्चिम की तरफ जितने भी लोग हैं उससे डरते हैं। वो बहुत ही पुराना गैंगस्टर है और बहुत समय से उसकी नजर थी पश्चिम पे। वो हमेशा ही धमकाया करता था विजर्ड को। विजर्ड और उसकी दुश्मनी बहुत ही पुरानी है, मगर वो अब तक कुछ इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसका सामना होगा विजर्ड से। मगर विजर्ड के जेल जाने के बाद उसे लग रहा है कि अब उसका रास्ता साफ है, वो पश्चिम पे अपना कब्जा कर सकता है। इस बात को सुनते ही डेविड कहता है कि हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैं अपने सारे आदमियों को इकट्ठा कर रहा हूँ, उसके बाद हम कोनेहो के पास जाएंगे और उसके साथ साथ उसके सारे लोगों को मार गिराएंगे। लुई कहता है कि यह काम इतना आसान नहीं है और इतनी जल्दी हम सारे लोगों को मार नहीं पाएंगे। उसका गिरोह
बहुत बड़ा है, उसे मारना हमारा आखिरी रास्ता होना चाहिए। हमारा पहला रास्ता होना चाहिए कि हम एक बार उससे बात करें और उसके मंसूबे को समझें। अगर वो हमारी बात समझ जाता है तो लड़ाई की कोई भी जरूरत नहीं है। इन दोनों को समझा करके वो भेज देता है। डेविड वापस आने के बाद एक बहुत ही बड़ी पार्टी देता है अपनी भतीजी के बर्थडे पे। सारे लोग बहुत खुश हैं और नाच गाना कर रहे हैं। तभी यहाँ पर लुई भी आता है और डेविड के पास जाकर के कहता है कि हमारी बात हो गई है कोनेहो से। वो मान चुका है पश्चिम की तरफ, अब वो दोबारा आंख उठा करके नहीं देखेगा। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला। इतना कह के वो चला जाता है। डेविड के चेहरे पर एक मुस्कान है। वो भी नहीं चाहता था कि हर तरफ खून की नदियां बहें। लेकिन जब डेविड और क्रीपर बैठे होते हैं तभी इस पार्टी में गाटा भी आ जाती है और डेविड को कहती है कि अपना फोन चेक करो। डेविड फोन चेक करता है, उससे पहले क्रीपर फोन चेक कर लेता है। गाटा कहती है कि कोनेहो ने तुम लोगों को बुलाया है एक नाइट क्लब में। वो इन दोनों को लेकर के पहुंचती है वहाँ पे। जब ये लोग कोनेहो के सामने बैठते हैं तब कोनेहो डेविड से कहता है कि अपने अंकल को एक बार कॉल करो, मगर उसका कॉल नहीं लगता। तब वो कहता है कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है? डेविड सोचने लगता है। कोनेहो कहता है कि कचरे की थैली में देखो, मैंने उसे मार दिया है। हर तरफ इन्हें खून के धब्बे नजर आते हैं। अब डेविड बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, मगर वो जानता है कि वो यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। तब कोनेहो उससे कहता है कि तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम दोनों अच्छा काम करते हो और अपने मालिक को लेकर के हमेशा ही लॉयल थे और मैं तुम जैसे लोगों को खत्म नहीं करना चाहता। तुम्हें जितने भी पैसे अब तक मिल रहे थे मैं उससे ज्यादा पैसे दूंगा। अब से तुम लोग मेरे लिए काम करो। तुम्हें वही काम करना है जो तुम अब तक कर रहे थे। इतना कहने के बाद वो अपने पंच को आगे करता है और कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरे लिए काम करना है तो एक एक करके मेरी अंगूठियों को चूमना शुरू करो। मगर डेविड मना करके यहाँ से निकल जाता है क्रीपर को लेकर के। उसे पता है कि मामला अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। इन लोगों ने लुई को मार दिया। अब एक एक करके सबको मारने वाले हैं। डेविड तुरंत एक मीटिंग बुलाता है। जितने भी लोगों पर उसे भरोसा था सारे लोग उसके सामने हैं। ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे कोनेहो का ये लोग काम तमाम करेंगे। मगर इनके प्लानिंग के बीच ही यहाँ पर आ जाता है कोनेहो अपने सारे आदमियों को लेकर के। अब चारों तरफ से गोलियां चल रही हैं। एक एक करके ये लोग सबको मार रहे हैं। अंत में एक गोली आकर के लग जाती है क्रीपर को, मगर डेविड यहाँ से भाग चुका है। सबको मारने के बाद ये लोग क्रीपर को लेकर के यहाँ से चले जाते हैं। मगर डेविड यहाँ से भागता हुआ सीधा पहुँचता है अपनी पत्नी के पास उसके ऑफिस में और उसे वहाँ से लेकर के निकलता है अपने घर आने के लिए ताकि अपने बच्चों के साथ वो यहाँ से दूर जा सके। तभी रास्ते में उसके पास कॉल आता है गाटा का। गाटा दिखाती है कि वो कैसे टॉर्चर कर रही है क्रीपर को। एक एक करके वो उसके शरीर के सारे अंगों को काट रही है। वो डेविड के सामने ही उसके पैर को काट देती है, जिसे देखने के बाद डेविड आग बबूला हो जाता है। मगर वो जानता है कि अभी वो क्रीपर की मदद नहीं कर सकता। वो सीधा पहुंचता है अपने घर पे अपने बच्चों के पास और उन्हें लेकर के चला आता है होटल में एलेक्सिस के साथ। एलेक्सिस डेविड को समझाती है और कहती है कि अभी भी समय है, हम सारे लोग यहाँ से भाग सकते हैं। अपने गैंग को और सारे लोगों को भूल जाओ। डेविड कहता है कि ये इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। इतना कहने के बाद वो सीधा पहुंचता है लूपे के पास। लूपे को कहता है कि तुम्हें भी यहाँ से जाना पड़ेगा, अब हालात खराब हो रहे हैं। इतना कहते ही वो जाता है घर के पीछे, जमीन की खुदाई करता है और अंदर से एक बहुत ही बड़े ट्रंक को बाहर निकालता है जिसके अंदर $2 मिलियन हैं और टेबल पे लाकर फैला देता है। लूपे जब इतने सारे डॉलर्स को देखती है तो कहती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। डेविड कहता है कि 9 साल पहले मैंने और क्रीपर ने एक रॉबरी की थी, ये सारे पैसे तभी के हैं। अब डेविड सारे पैसों को एक बैग में डालता है और इन्हें लेकर के आने लगता है होटल की तरफ। मगर होटल रूम के अंदर घुसते ही वो देखता है कि एलेक्सिस की मौत हो चुकी है। उसे कोनेहो ने मार दिया है। अपनी पत्नी के मौत के बाद वो पूरी तरीके से टूट गया है और उसके बच्चे भी गायब हो गए हैं। तभी उसके पास कॉल आता है कोनेहो का। कोनेहो कहता है कि तुम्हारे पास अब बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन सबको लेकर के आ जाओ मेरे पास, वो भी 2 घंटे के अंदर। मगर डेविड जानता है कि कोनेहो उसके साथ क्या करेगा। अब उसे अपनी आखिरी बाजी खेलनी पड़ेगी। तब डेविड सीधा पहुंचता है बोन के पास और उससे कहता है कि कोनेहो पूरे शहर पे राज करना चाहता है। उसने लगभग मेरे सारे आदमियों को मार दिया है। अगर कोनेहो शहर पे राज करने लगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं होगा, वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, वो सबसे जरूरत से ज्यादा टैक्स लेगा और कभी भी यहाँ पर शांति नहीं होगी। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद मांगने आया हूँ। अगर तुमने मदद नहीं किया फिर भी मैं कोनेहो के पास जाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी पत्नी को मार दिया है और मेरे दोनों बच्चे अभी उसके पास हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद बोन कहता है कि मेरा पूरा गिरोह तुम्हारे साथ है। वो अपने सारे लोगों को बुलाता है और सबसे पहले ये लोग हमला करते हैं कोनेहो के एक छोटे से अड्डे पे। वहाँ के सारे लोगों को मारते हैं और उसके एक आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं चलती गाड़ी में। तब वो पता बता देता है कि आखिर उसके बच्चे कहाँ पे हैं। डेविड इसे भी शूट कर देता है। अब सारे लोग उस जगह पे पहुंचते हैं जहाँ डेविड के बच्चे हैं। यहाँ पर भी कोनेहो के कुछ लोग थे जिन्हें ये लोग बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं। फिर डेविड को उसके बच्चे मिल जाते हैं। बच्चे मिलने के बाद वो देखता है कि कोनेहो की दादी यहीं पे है। ये लोग उस पर बंदूक तान करके पूछते हैं कि हमें बताओ कोनेहो कहाँ पे है। तब वो एड्रेस बता देती है। अपने बच्चों को सुरक्षित करने के बाद अब डेविड पहुंचता है कोनेहो के पास। बाहर बोन का गैंग एक एक करके सारे लोगों को मार रहा है और डेविड चला जाता है अंदर जा करके वो देखता है कि कोनेहो और गाटा दोनों एक साथ सो रहे हैं। तब वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और इसी गोलीबारी में गाटा मारी जाती है। अब कोनेहो और डेविड के बीच गोलीबारी हो रही है। तब कोनेहो डेविड को बताता है
कि उसने कितनी बेरहमी से मार दिया क्रीपर को। इस बात को सुनने के बाद डेविड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कोनेहो इस चीज का फायदा उठा करके मारने लगता है उसे। डेविड घायल हो गया है, मगर एक वक्त के बाद वो अपने आप को संभालता है और पीटना शुरू कर देता है कोनेहो को। वो उसे तब तक मारता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। डेविड ने कोनेहो को बड़ी ही बेरहमी से मारा है, पर वो भी बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो गया है। ब्लड अंदर आता है और उठाता है उसे। डेविड ने एक ही झटके में सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया, मगर उसने अपनी पत्नी को भी खो दिया है। मगर अभी भी उसके पास उसके दोनों बच्चे हैं। बोन उसे लेकर के जाने लगता है घर की तरफ। वो कहता है कि हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। डेविड कहता है कि नहीं, पहले तुम गाड़ी रोको। गाड़ी रुकते ही वो बाहर आता है और सीधा कॉल करता है विजट को। तब हमें पता लगता है कि विजट डेविड का पिता है। डेविड जब सारी बातें बताता है तो विजट कहता है कि मुझे तुम्हारी पत्नी के लिए अफसोस है कि हमारे परिवार का एक सदस्य कम हो गया, मगर मुझे तुम्हारे ऊपर फक्र है कि तुमने अकेले ही सारे लोगों को मार गिराया और अब तुम्हारा दुश्मन कोई भी नहीं है शहर में। यानी कि अब तुम बॉस हो, तुम बैठोगे उस तख्त पे जहाँ पर कभी मैं बैठा करता था। अब से पूरा का पूरा शहर तुम्हारा है। मगर डेविड कहता है कि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि मैं आपके तख्त पे बैठूंगा। मैंने आज अपनी पत्नी को खो दिया। इतना कह के डेविड फोन काट देता है, मगर वो भी दोहरे मन में है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे गद्दी पे बैठना चाहिए या सारे पैसों को लेकर के अपने बच्चों के साथ वो किसी और देश चला जाए। और ये द्वंद बहुत समय तक उसके दिमाग के अंदर चलेगा। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।